ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट मैंने बता दिया था, प्लांट बता दिया था, प्रोसेस बता दिया था। हाँ बोलिए। रितिका कुमारी कौन है? ओनली कौन? आईडी ओनली रितिका कुमारी। रितिका इज ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। रितिका, आप अपना रोल नंबर वगैरह डाल करके अभी इंटर करिए। अभी आप निकल जाइए और फिर से रोल नंबर आईडी डाल करके एंटर करिए। ओके मैम। वापस से एंटर करिए। अगर मैंने रिमूव किया तो आप फिर नहीं कर पाओगे। ओके, ठीक है। तो कल लास्ट क्लास में जो भी हुआ था वो क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अब प्रोग्राम्स पे आते हैं। Yes, जैसे कि हमने प्रोसेस देखा था कि प्रोसेस इज अ मैम। सीरीज ऑफ। हाँ बोलिए। मैम आज क्लास नहीं करेंगे मैम, मैं तबीयत ठीक नहीं। कौन है आप? मैम ऋतिक। तो मत क्लास करो, इसमें बताने की क्या जरूरत है, एब्सेंट रहो। ऋतिक, रोल नंबर? मैम 73। 73। ठीक है, आप आराम करिए और आप ऐसे खुद से भी जब ठीक लगे तो पढ़िए। और जो भी है दवा ववा वगैरह लीजिए। ऋतिक, कोई जबरदस्ती तो नहीं है कि किसी की तबीयत खराब है तो वो क्लास करे। हम्म, ठीक है, आप आराम कर सकते हैं। ध्यान रखिए। ओके, तो वापस आते हैं अब हम लोग प्रोग्राम्स पे। प्रोग्राम्स क्या होता है? जैसे हमने देखा प्रोसेस क्या है। प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज जो हमको हमारे रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में या फिनिश प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए अलाउ करता है ना। व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम है उसी प्रोसेस का शेड्यूलिंग, उसी एक्टिविटीज। अब नाउ यू हैव रिटन डाउन दैट दीज आर द एक्टिविटीज वी हैव टू परफॉर्म। तो आप प्रोग्राम में क्या करते हो? उसी एक्टिविटीज को लिस्ट डाउन करते हो, शेड्यूल तैयार करते हो कि कौन सा काम पहले, लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है ना। एक्टिविटीज जो है आपके सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, उसको एक लॉजिकल सीक्वेंस में डिवाइड करते हैं कि कौन सा काम पहले, इसके बाद कौन सा काम, उसके बाद कौन सा काम। उसको ही हम शेड्यूलिंग या प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन प्रोग्राम मतलब क्या हो गया कि जो भी आपकी एक्टिविटीज है उनको एक लॉजिकल वे में वन बाय वन, एक एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी कौन सी होगी उसका लिस्टिंग कर लीजिए। समझ में आया प्रोग्राम्स? जैसे कि प्रोसेस है, एग्जामिनेशन इज ए प्रोसेस। समझ में आ रहा? आपका एग्जामिनेशन क्या है? आपका एक प्रोसेस है जिससे आपको एक से दूसरे कक्षा में या एक से दूसरे सेमेस्टर में आपको भेजा जाता है। लेकिन शेड्यूल्स इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस बट नॉट द प्रोसेस, राइट? समझ में आ रही है बात? हाँ, तो वो जो आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल होता है दैट बिकम्स द प्रोग्राम्स, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। लेकिन वो नहीं, उसमें ये डिसाइड होता है कि कौन सा एग्जाम कौन से डेट में किस कौन से शिफ्ट में यानी कब होने वाला है। तो ये सब कुछ जो हम डिसाइड करते हैं उससे को हम शेड्यूलिंग बोलते हैं। और प्रोग्राम में भी इस एक्टिविटी को कि कौन सा एक्टिविटी पहले करना, उसको फॉलो कौन सी एक्टिविटी करेगी, ये सारा जब हम सीरीज अरेंज करते हैं तो उसको हम शेड्यूल या प्रोग्राम्स बोल सकते हैं। एंड देन लास्ट में क्या है? पीपल। ठीक है, तो पीपल हमको पता है, ये किसी भी डिपार्टमेंट में तुम चले जाओ, प्रोडक्शन ही डिपार्टमेंट को, मार्केटिंग में चले जाओ, एचआरएम में चले जाओ, आप आईटी में चले जाइए, आप फिनेंस में चले जाइए, लेकिन पीपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि आप जो भी मशीन सेट करेंगे, जो भी तरकीब लगाएंगे, जो भी काम करेंगे, बिना इनके नहीं वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, शुरू से लेकर अंत तक यू नीड अ पीपल टू एग्जीक्यूट योर फंक्शंस। टू वी आर लार्जली डिपेंड, इवन इफ देयर आर हाईली मशीनराइज्ड और इवन इफ कंप्लीटली ऑटोमेटिक आपका सिस्टम है, बट स्टिल यू नीड पीपल टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, है ना। कम से कम इतने के लिए तो आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो इवन इफ वी आर हाईली
ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं कि हमारा हाईली ऑटोमेटाइज्ड या मशीन मैकेनाइज्ड हमारा सिस्टम हो गया है प्रोडक्शन का, स्टिल वी नीड पीपल टू ऑपरेट द प्रोडक्शन प्रोसेसेस। और फॉर दैट से कोई भी एक्टिविटीज हो, कोई भी डिपार्टमेंट का काम हो, वी आर लार्जली डिपेंडेंट अपॉन पीपल। क्यों? क्योंकि दे आर द एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू लीड आवर the entire process, entire schedule towards the achievement of the organizational or departmental goal first and then organizational goal। तो जितने भी लोग हैं दे आर ऑफ डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट नेचर, डिफरेंट बिहेवियर। इनको कैसे अलाइंड रखना है कंपनी के पॉलिसीज के थ्रू, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू, मोटिवेशंस के थ्रू, ताकि ये आपके लिए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण और अधिक से अधिक इफेक्टिव हो सके। ठीक है, तो सिमिलरली पीपल इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन आल्सो। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। बहुत शॉर्ट में आप लोग देखिएगा, इतना डिटेल एक्सटर्नल एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, इंटरनल में तो खैर कोई बात ही नहीं, इतना ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। यू जस्ट हैव नॉलेज अबाउट द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है ना, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, आईटी और सॉरी आईटी मेरे मुंह निकल गया, एचआरएम एंड या फिर पर्सनल और फिनेंस। इसका आपको मोटा मोटी फंक्शंस पता होना चाहिए। ठीक है, और जो आप थोड़ा बहुत जानते भी है, बस एक अच्छे से दिमाग में एक रहेगा इन्फॉर्म वे में गैदर्ड कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, तो आप अच्छे से लिख सकिएगा, आसानी से उसको लिख पाइएगा। राइट, तो अभी हम आते हैं फंक्शंस क्या है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो होगा फंक्शन होगा वो डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट होगा। जैसे कि हमने कहा था कि सबसे पहला जो है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हम करते हैं। जब भी हम कुछ न्यू प्रोडक्ट या कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के फीचर्स को चेंज करना चाहते हैं या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो सबसे पहला हमारा जो दिमाग में आता है वो आता है कि इसमें कौन सा क्या नया डिजाइन करे, क्या नया करे। तो जो जैसे हमने वहां पे देखा था प्रोडक्ट, आइडिया ऑफ प्रोडक्ट, सिमिलरली डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कॉन्सेप्ट इज डेवलप्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, कि उनको क्या क्या चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे डायरेक्टर सर कि हमको क्या करना है, अभी ऐसे सिचुएशन में इंटरनल एग्जाम लेना है या नहीं लेना है, या सीधा बिना लिए आगे बढ़ जाना, बाद में देखेंगे जब आएगा तब आएगा, वट एवर। ठीक है ना, ये उनका है। अब ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, इस काम को हम कैसे करेंगे, ये काम कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये डिपेंड करेगा किस पर, ये उन पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना, उनको क्या चाहिए, वो कैसे चाहते हैं, वो भले ही निर्देश दे सकते हैं, लेकिन इसको डेवलप करने की जो जिम्मेदारी होगी वो फैकल्टीज और आईटी के जो लोग हैं उन लोगों पर होगी। उसी तरह जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट का जो एक आइडिया होता है, जो एक विजन आता है, वो एमडी के दिमाग में आता है, वो ओनर के दिमाग में आता है, लेकिन वो कैसे एग्जीक्यूट हो पाएगा, वो उनके R&D डिपार्टमेंट इसको पॉसिबल करते हैं, उनके ऑपरेशंस डिपार्टमेंट इस काम को पॉसिबल करते हैं, एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इस काम को पॉसिबल करता है। तो डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर। क्लियर हुआ ये क्यों मैंने बोला? ठीक है, तो द प्रोडक्ट, अब ये जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग का भी हम काम बोल रहे हैं, ये प्रोडक्ट डिजाइनिंग का काम प्रोडक्शन मैनेजर करती है, बल्कि जबकि कॉन्सेप्ट डेवलप का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। और ये प्रोजेक्ट डिजाइनिंग में क्या चीज ध्यान में रखा जाता है, तो हम लोग इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शंस होंगे, इसके फंक्शनल, इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, इसका लुक कैसा रहेगा, इसके फीचर्स कैसे रहेंगे, इसका अपीयरेंस कैसा रहेगा, ये सब कुछ आ जाएगा डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट में, जो फंक्शनल एंड उसके अपीयरेंस को डिफाइन करेगा, प्रोडक्ट के अपीयरेंस और प्रोडक्ट के फंक्शनल फीचर्स को डिफाइन करेगा। नेक्स्ट आते हैं डिजाइन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। डिजाइन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम का कुछ आप लोगों को लग रहा है कि क्या हो सकता है एक्सप्लेनेशन? प्रोडक्ट कैसा होगा उसका पहले डिजाइन के बारे में नहीं, अब हम उससे बाहर निकल चुके हैं, प्रोडक्ट का डिजाइनिंग हो चुका, अब प्रोडक्शन सिस्टम का डिजाइनिंग करना। थोड़ा आप लोग बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगी, पर कोशिश करो। मैम जहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वहाँ का मैम इंफ्रास्ट्रक्चर का डिजाइन। बिल्कुल, देखो डिजाइन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम का मतलब है कि क्या आपको फुल्ली ऑटोमेटाइज्ड आपका सिस्टम है, आपका लेआउट है, या आपका पार्शियल ऑटोमेटाइज है, पार्शियली मैकेनाइज्ड है और पार्शियल मैनुअल वर्क भी होगा, या कंप्लीटली मैनुअल वर्क है। मैं फिर से आपको बताती हूँ, मैंने जिस समय पहली बार बताया था तब भी बताया था कि नॉर्मली वी आर प्रोड्यूसिंग इन मास,
इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन का फायदा क्या होता है? इकोनॉमी ऑफ स्केल, है ना। लार्ज स्केल प्रोडक्शन का फायदा है इकोनॉमी ऑफ स्केल, राइट? यस मैम। तो ये इकोनॉमी ऑफ स्केल का क्या मतलब हो कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है ना, अगर आपने 5 रुपए इन्वेस्ट किया तो आपका जो ओवरऑल आपका जो प्रोडक्शन है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली यूटिलाइज है। लेकिन अगर हम इकोनॉमी ऑफ स्केल ना करें, हम 5 रुपया खर्चा करें और जब हम अगर 5 में हम 10 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम 5 में 8 यूनिट ही प्रोड्यूस किए, तो उससे क्या हुआ? कम यूनिट प्रोड्यूस करने से क्या हुआ? हमको इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं मिला। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक, कि अगर हम लोगों को मान लो हमारे प्रोडक्ट्स का डिमांड बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, एक पूरा एक फ्लोर लेते हैं, उसमें पूरा मशीनों का लेआउट सजाते हैं कि कौन कौन से काम क्या होगा, उसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। अब अगर हम उसमें जितना 15 दिन ऑपरेशंस करें, 15 दिन प्रोडक्शन करें और 15 दिन बंद रखें, किराया तो पूरे 1 महीने का दे रहे हैं, बिजली बिल तो पूरे 1 महीने का भर रहे हैं, है ना। सफाई करने के लिए जो आता है, साफ सफाई, तो पूरे मेंटेनेंस का खर्चा तो पूरे महीने का दे रहे हैं। लेकिन हम प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं? तो 15 डेज ही कर रहे हैं इस महीने में। तो क्या ये इकोनॉमी ऑफ स्केल है? नहीं है, क्योंकि आप तो खर्चा तो उतना कर ही रहे हैं, लेकिन बना कितना रहे? तो 15 ही दिन बना रहे हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब होता है कि जितना आप खर्चा कर रहे हो उससे जितना मैक्सिमम आप प्रोड्यूस कर सकते हो आप करो, ठीक है ना। अब ये भी डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन आप करते हैं, अगर आपके प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? आप ऐसा करोगे, ठीक है ना, यू विल डू दिस, कि आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करोगे। एक कलम है, तो ये कलम, एक ही कलम, इसी कलर में हमको ये कलम बनाना है, तो हम एक साथ 1000, 2000, 3000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। वही मशीन चाहिए, उतने ही लोग चाहिए, उतने ही बिजली बिल जमा करना है, उतना ही हमारा रेंट है, जो भी है ओवरहेड कॉस्ट वो कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट रेट पे भी हम प्रोडक्शन हमारा बढ़ा हुआ है, तो हर पर यूनिट हमारा जो है खर्चा वो कम हो जाता है। लेकिन मैंने आपको एग्जांपल में ये भी दिया था कि लेकिन अगर वो प्रोडक्ट जनरल प्रोडक्ट नहीं, अगर वह स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, तो क्या हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है। क्या ये निश मार्केटिंग है? निश मार्केटिंग का मतलब होता है फ्यू मुट्ठी भर लोगों के लिए कोई चीज डिजाइन की जाए, रोलेक्स, ठीक है ना, रैडो। जनरल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना, ये बहुत कम लोग हैं जिसको अफोर्ड करते हैं, तो ये निश मार्केटिंग है। तो ये आप लार्ज स्केल पे नहीं जाइए, क्योंकि आप बहुत सारा बना लीजिएगा तो इन्वेंट्री कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, बिकने में बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं स्टॉक करके रखना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, इसको कम करिए। तो यहाँ कैसे प्रॉफिटेबिलिटी होती है कंपनी को? यहाँ होती है काफी ज्यादा हाई वैल्यू, जो उसका प्राइस रखा जाता है ना, उससे वो कंपनसेट कर लेते हैं, ठीक है। 10 ही प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन 10 का दाम 100 के दाम के बराबर रखेंगे, ठीक है। जिसके पास पैसा वही ले रहा है एनीवेज, तो जो पैसा 1 लाख दे सकता है, वो 2 लाख भी दे सकता है, वो 2.5 लाख भी दे सकता है, ठीक है ना। तो वो ऐसे एडजस्ट करते हैं, वो वैसे लॉस में नहीं रहते हैं। लेकिन जिनके जनरल प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना, टाइटन है, उसके बाद रोलेक्स है, या फिर फास्ट ट्रैक है, जो 3 को फोकस में रख करके बनाई गई है, तो इनका रेट क्या है? कम है। क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है, ज्यादा लोग इनको यूज करते हैं, ज्यादा लोग इसको लेते हैं, तो ये कम रेट पे भी अपना प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर लेते हैं। वो कम यूनिट पे भी अपना प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करते हैं। वो करते हैं प्रीमियम प्राइस को प्रीमियम प्राइस रख करके, और ये हम अफोर्डेबल प्राइस पर, ठीक है ना, अधिक से अधिक वॉल्यूम बेच करके वो कम से कम यूनिट बेचते हैं, लेकिन प्रीमियम प्राइसिंग है तो उनका कॉम्पनसेट हो जाता है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि हमको किस तरीके का प्रोडक्शन डिजाइनिंग चाहिए, किस तरीके का हमारा प्रोडक्शन सिस्टम होना चाहिए। क्या हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे? क्या हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, पर ऑर्डर प्रोडक्ट बनाने वाले हैं? तो फिर हमको उतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। हमारा खर्चा कहाँ जाएगा? कोई भी चीज जब हैंड वूवन होता है, जब मैनुअल होता है, तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें जो मेहनत है वो ज्यादा होता है, राइट। समझ में आ रहा है? अब इन सब चीजों के बेसिस पर ये प्रोडक्ट्स आपके जो हैं वो भी आपको गाइड करेंगे कि आपका प्रोडक्शन सिस्टम कैसा होना चाहिए। क्या वहां पे अधिक प्रोडक्शन होना चाहिए या कम प्रोडक्शन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कस्टमाइज्ड रखें हम या फिर जनरलाइज रखें, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करें
या ना करें, ठीक है ना। इन सब सवालों का जवाब मिलेगा आपको when you are deciding the product, when you are deciding the segments, जिस सेगमेंट को आपको ये प्रोडक्ट कैटर करना है, and then you will take the decisions कि हमको कौन सा किस टाइप का प्रोडक्शन सिस्टम चाहिए, ठीक है। अब आते हैं थर्ड हम प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या कहता है, नॉर्मली इट डिटरमाइंस एंड रेगुलेट द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है ना। पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो उसको कवर करने के लिए प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डेवलप किया जाता है। प्लानिंग मतलब आपको पहले से दे दिया जाएगा कि कौन सा काम, कौन से मशीन किस काम के लिए यूज होगा, कितने देर तक के लिए ये ऑपरेशन चलेगा, इसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस, नेक्स्ट एक्टिविटीज का सीरीज कब से शुरू होने वाला है, कौन से लोग चेंज होंगे इस शिफ्ट में, कौन से लोग आएंगे और कौन से लोग जा सकते हैं, पूरा का पूरा, इवन आदमी से लेकर के मशीन से लेकर के रॉ मटेरियल, एवरीथिंग इज डिसाइडेड एज पर द प्लान, ताकि काम रुके नहीं मशीन का। ऐसे आइडल टाइम मतलब पता है ना आप लोगों को? यस मैम। हाँ, तो आइडल ma'am. टाइम को मिनिमाइज किया जाए, लेबर्स के आइडल टाइम को मिनिमाइज किया जाए, मशीन के आइडल टाइम को मिनिमाइज किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के आइडल टाइम को मिनिमाइज किया, सो दैट जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है उसको कंट्रोल में रखें। क्योंकि नाउअडेज वी आर एग्जिस्टिंग इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट, और यहाँ पे वी कैन नॉट अफोर्ड टू इवन एक्सपेंड वन मोर एक्स्ट्रा पेनी ऑन एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, क्योंकि आपका जो रेट है वो काफी कंट्रोल्ड होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आपका कॉम्पिटिटर कोई भी प्रोडक्ट 5 रुपए में दे रहा और आप उसी प्रोडक्ट को 7 रुपए में बेचेंगे, तो ऑब्वियसली पीपल विल गो फॉर 5 रुपीज, अगर वो क्वालिटी में सेम है तो, है ना। यस। तो ये 2 रुपया कहाँ से बचाया जाए कि हमें 2 रुपए का नुकसान ना, ये इतना ज्यादा सोच समझ के, इतना ज्यादा कैलकुलेटेड वे में प्रोडक्शन प्लानिंग की जाती है, एंड देन उसको कंट्रोल किया जाता है, ताकि एज पर शेड्यूल, एज पर प्लान हम पूरी एक्टिविटीज को कैरी आउट कर सके, लेके जा सके, ठीक है। प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स को भी हम अचीव कर सके, और हमारा जो बेंचमार्क है, जो भी हमने अपना स्टैंडर्ड सेट किया है, उसको हम उससे हम मिलता जुलता ही प्रोडक्ट, ठीक है ना, उससे हम डेविएट नहीं करेंगे। समझ में आया? इसके लिए 3 चीजों को कंट्रोल करना होता है। कंट्रोल ऑन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में कंट्रोल मैंने पहले ही बताया था कि स्टॉक में भी आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। अब स्टॉक किस किस चीजों का हो सकता है, आप लोग बता सकते हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं तो थोड़ा प्रोडक्शन टर्म में ही बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। आप आईटी के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको अभी थोड़ा सा प्रोडक्शन में फील करिए अपने आप को कि आप प्रोडक्शन में हैं, ठीक है ना, आप मैनेजमेंट में हैं। बोलिए। क्या मैम? मैंने बोला जब इन्वेंट्री की बात आती है कि आपको इन्वेंट्री कंट्रोल करना है, तो किस तरीके की इन्वेंट्री को आप कंट्रोल करिएगा? जो गुड्स मैम सस्ता है और जो खराब ना हो सके उसको मैम ठीक है, वेरी गुड, ये भी हुआ। यानी कि पहले तो 2 चीजों को आपको स्टॉक रखना पड़ेगा। एक तो आपके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक होना चाहिए, और एक फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक होना चाहिए, राइट। फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक एज पर द डिमांड ऑफ द मार्केट, की डिमांड जैसा है उस तरीके से आप उसका स्टॉकिंग रख सकते हैं, इन्वेंट्री रख सकते हैं। और दूसरा है रॉ मटेरियल होना चाहिए। रॉ मटेरियल में आपके पास ये 2-3 ऑप्शंस है। जैसे कुछ चीजें बहुत महंगी होती है, उसको स्टॉक में लेकर के हमने बहुत ज्यादा रख लिया, लेकिन यूज क्या है, बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत ज्यादा कैपिटल को क्या किया है, लॉक कर दिया है ना, जो किसी और काम में यूज हो सकता था, जो कहीं आप और यूज करके ज्यादा अच्छा काम कर सकते थे, कैश का ज्यादा अच्छा फ्लो मैनेज कर सकते थे, वहां आपने उसको एक सामान को प्रोक्योर करके, इफ दैट थिंग्स आर इजिली अवेलेबल इन द मार्केट एंड दैट वेरी कॉस्टली प्रोडक्ट, देन नो नीड टू गो फॉर एवरी एक्सपेंडिचर फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, है ना। फिर आप उसको समय JIT, जस्ट इन टाइम, टाइम आने पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट है। टाइम आने पढ़ लीजिए मतलब आज सुबह काम है, कल सुबह काम है, तो आप आज ले लीजिए, कल ले लीजिए, ऐसे टाइम आने पर, ठीक है ना, ताकि आपको बहुत ज्यादा इन्वेंट्री में स्टॉक करके रखने ना पड़े। कुछ पेरिशेबल प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा नहीं, इवन इफ वो सस्ता है आप स्टॉक करके रख सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं करिए, क्योंकि वो स्टॉक में भी खराब हो जाएगा। घर में भी हम फ्रूट्स, हरी सब्जी, बाकी तो दाल चावल सबने स्टॉक कर लिया है कि अभी पेंडेमिक है तो हमें बार बार रेगुलरली घर से बाहर ना निकलना पड़े, मसाले कर लिए, लेकिन क्या सब्जी और फल कर सकते हैं स्टॉक? नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, वो पेरिशेबल है, करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो नुकसान हो जाएगा, आपका कुछ काम नहीं आएगा। तो जो चीजें पेरिशेबल है उसको कम स्टॉक करिए, ये एक इन्वेंट्री। तो सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी है कि पेरिशेबल प्रोडक्ट में पैसा क्यों खर्चा करना, उसमें कम कम मंगाओ, और जैसे कम कम खर्चा होता है वैसे करो, अदरवाइज वहां पे भी आपका कैपिटल फंस जाएगा और बर्बाद भी हो जाएगी। उसी तरह कुछ प्रोडक्ट है ना पेरिशेबल है और ना ही बहुत महंगे हैं,
आप उसको खूब ज्यादा खरीद करके रख सकते हैं, रेगुलरली कॉन्स्टेंटली आपको उस चीज के लिए जाने की जरूरत नहीं। यू कैन कीप इन स्टॉक, ज्यादा आपका उसमें कुछ भी नहीं, ना तो कैपिटल फंस रहा है और ना वो स्टॉक करने से आपको कोई नुकसान हो रहा है। तो इन्वेंट्री कॉस्ट को कंट्रोल करना, ईओक्यू यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिसाइड करना कि कितना क्वांटिटी हम ऑर्डर करें कि वो हमारे लिए इकोनॉमिक हो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इकोनॉमिक हो। ठीक है, ये सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैंने टर्म्स अभी बताया आपको, जीआईटी, ईओक्यू, एबीसी एनालिसिस। ठीक है ना, दीज आर द things which helps production manager to find out to control the inventory cost, कि कितना इन्वेंट्री रखना है ताकि हमारा कॉस्ट कंट्रोल रहे। क्लियर? ठीक है, दो और पॉइंट है, ये दोनों डिस्कस करके उसका अटेंडेंस ले लेंगे। कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द प्लांट, फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल को भी कंट्रोल रखना है क्या, यानी कि रॉ मटेरियल का प्लांट के अंदर शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। और अगर आपने बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल भिजवा दिया है तो उसको वो क्या करेंगे, 2-3 जगह पे रखेंगे, है ना, यहाँ रखेंगे, फिर वहां से उठा करके वो ले जाएंगे जहाँ पे उनका काम हो रहा है, वहां ले जाएंगे, फिर वो कहीं और ले जाएंगे। तो होगा क्या कि जहां जहां आप रखेंगे, जितनी बार उसको आप मूव कराएंगे, वहां वहां थोड़ा थोड़ा गिर जाता है, रह जाता है, छूट जाता है, चोरी हो सकती है ना। तो प्रोलिफरेशन का, उसके बाद चोरी का, इन सब चीजों का डर बना रहता है। इसीलिए आपको प्लांट में रेगुलेटेड फ्लो रखना चाहिए, ताकि जितना आप भेजो उतना उसको यूज किया जा सके। उसको जगह जगह पे स्टॉक करके रखने की जरूरत नहीं है। इन्वेंट्री से निकला, स्टॉक से निकला तो सीधा वो अपना काम पे लगने के लिए चला जाए। ठीक है, वहां पे फिर एक दूसरा स्टॉक क्रिएट करने की जरूरत ना पड़े, और ये टाइमली फ्लो होना चाहिए। मैंने कहा ना, आइडल टाइम को भी कंट्रोल करना है। इसीलिए अब रिसोर्सेज नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, इसलिए कोई वेट कर रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट इज कंट्रोल ऑफ वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस पे कंट्रोल रखने का मतलब होता है कि जो भी आपका वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस, दोनों एक ही चीज होता है। क्या होता है वर्क इन प्रोग्रेस? क्या होता है वर्क इन प्रोग्रेस? मैम जो वर्क एग्जीक्यूट हो चुका है और वो मैम एक मोशन में वर्क इन चल रहा है। प्रोग्रेस का मतलब आप लोग देखते होंगे, कभी कभी पार्टिसिपेट करो, जरूरी नहीं है ये मैनेजमेंट के टीचर पढ़ाएंगे तभी पता होगा। नहीं देखते हम लोग, कहीं पे सड़क पे काम हो रहा होता है, ब्रिज बन रहा होता है, तो एक बड़ा सा बोर्ड लिखा रहता होता है, सावधान वर्क इन प्रोग्रेस, है ना। हाँ, मतलब काम चालू है, काम गति में है, वर्क इन प्रोग्रेस, राइट। अभी काम हो रहा है, आप अपना स्पीड लिमिट को कंट्रोल रखिए। वहां पे कहीं पे भी कुछ सामान आपको रखा मिल सकता है, सड़क पे होता है, कहीं कितनी जगह लिखा होता है ये सब। इन सब चीजों को जब समझोगे तो समझ में आएगा। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि जैसे हमने बताया था ना, प्रोग्राम्स और शेड्यूलिंग, प्रोग्रामिंग और प्रोसेस। तो पहले प्रोसेस में आपने सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज फाइंड आउट किया था, एंड देन इन द शेड्यूल यू अरेंज द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज। ठीक है, अब ये जो एक्टिविटीज है उसको आपको कंट्रोल रखना है। ठीक है, कंट्रोल क्यों रखना है? ताकि काम उसी समय में खत्म हो जाए, एज पर द शेड्यूल। जो हमने शेड्यूल में फिक्स किया था वो वैसे खत्म हो रहा है या नहीं खत्म हो रहा है, इसको कंट्रोल करेंगे ना हम। अदरवाइज बाद में पता चलेगा कि फलाना काम इतना घंटा लेट हो गया और दूसरा काम और भी लेट हो गया, राइट। तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे अपने वर्क इन प्रोग्रेस को? जो काम चल रहा है उसको मेक श्योर कि वो काम उतने समय में खत्म हो जाए, उस टाइम पीरियड में खत्म हो जाए, ताकि नेक्स्ट जो एक्टिविटीज है उसको स्टार्ट किया जाए। तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? ये कंट्रोलिंग का पार्ट हो जाएगा कि यू आर कंट्रोलिंग ओवर इन्वेंट्री, यू आर कंट्रोलिंग ओवर वेस्टेज, यू आर कंट्रोलिंग ओवर वर्क इन प्रोसेस। ठीक है ना, कि वर्क इन प्रोसेस जो है, जो डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है, उसको भी आपने कंट्रोल में समय रहते अपने अपने समय पे सारे स्लॉट खत्म हो गए। ठीक है, क्लियर हुआ? यस। ठीक है, अब अटेंडेंस ले लेते हैं अभी, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है अभी। 1 2, बहुत जल्दी हम लोग के पास पेड वर्जन ऑफ जूम होगा, जहाँ पे 40 मिनट्स का जो अभी है प्रॉब्लम, और रीस्टार्ट करना पड़ता है, रीजॉइन करना पड़ता है, वो सब खत्म हो जाएगा। 3 4 5 6 present. 5 एब्सेंट है, 6। प्लीज आप अपने सारे 6 अपने present, ma'am. क्लासमेट्स, 4% मैम। मैम 4 ठीक है, बना दिया 4। उन सबको मैम बता दीजिए कि एग्जामिनेशन होने वाला है इसी महीना, तो अब थोड़ा सीरियसली पढ़ लीजिए आप लोग।
6 भी इंटरनल बनेगा। हो सकता है, दैट कैन क्रिएट, क्योंकि लास्ट टाइम यही हुआ था, इंटरनल के बेसिस पे ही मुझे याद है एक्सटर्नल के मार्क्स आए थे। 7th प्रेजेंट मैम 6 हो गया मैम। हाँ हो गया। 8 7 प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम 8 प्रेजेंट। 9 ठीक है। 9 प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट 10 प्रेजेंट मैम। 11 यस मैम। आपको किसी टीचर ने बताया नहीं था अभी तक, कोई क्लास तो हुआ होगा या नहीं हुआ था आज? मैथ का क्लास मैम। किसका? मैथ मैथ का क्लास था। भावना मैम का। ओके ठीक है, उनके दिमाग। अदर फैकल्टीज विल टेल यू। 13 14 प्रेजेंट मैम 30 मैम। ठीक है। 14 ओके। यस मैम। 15 करण। प्रेजेंट मैम। यस मैम। 16 चंद्रभूषण। 17 निखिल। 18 प्रेजेंट मैम। 18 प्रेजेंट मैम। 19 19 20 19 एब्सेंट है आज। 20 यस मैम। 21 20 यस मैम। 21 अनुकूल। प्रेजेंट मैम। 21 प्रेजेंट है क्या? यस मैम। यस मैम। 22 22 23 24 प्रेजेंट मैम। 24 प्रेजेंट। 25 प्रेजेंट 26 26 27 प्रेजेंट मैम। 20 who is present? 27 28 Yes, ma'am. 29 प्रेजेंट मैम। हो गया हो गया। 27 30 हो गया 30 धीरज। यस मैम 30। यस मैम। 31 हो गया। 31 प्रेजेंट मैम। 32 प्रेजेंट मैम। 33 34 प्रेजेंट मैम। 30 35 36 36 37 मैम 25 बना दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके 37 38 प्रेजेंट मैम। 39 38 प्रेजेंट। Present, ma'am. ओके 39 प्रेजेंट प्रेजेंट मैम। ठीक है। 40 41 प्रेजेंट मैम। 42 प्रेजेंट मैम। 43 प्रेजेंट मैम। 44 प्रेजेंट मैम। 45 Fahima 46 47 प्रेजेंट मैम। 48 प्रेजेंट मैम। 49 प्रेजेंट मैम। 50 यस मैम। 50 51 52 प्रेजेंट मैम। 53 54 55 55 Manish 56 प्रेजेंट मैम। 57 57 58 59 यस मैम 59 प्रेजेंट। 60 यस मैम। 61 62 63 प्रेजेंट मैम। 62 ओके 63 एब्सेंट है क्या? प्रेजेंट मैम। 63 ओके 64 यस मैम। 64 65 यस मैम। 66 67 68 69 प्रेजेंट मैम। 69 70 यस मैम। 71 प्रेजेंट मैम। 72 प्रेजेंट मैम। 73 73 74 74 75 76 77 78 यस मैम। 78 79 प्रेजेंट मैम।
80, 81, 82, Present, ma'am. 83, 84, 85, Yes, ma'am. 86, 87, Present, ma'am. 88, Present, ma'am. 89, Yes, ma'am. 90, Present, ma'am. 91, एक सेकेंड, हाँ 90, ओके 91, 92, 93,